नमस्कार। मैं मुकेश प्रसाद। आप पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण अपने चैनल स्टडी इन वेद भवन। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के तत्व। लेकिन इससे पहले एक बात यह है कि आप वीडियो को पूरा देखा करो। वीडियो को पूरा देखोगे तभी तो इसका सारांश निकलेगा। पिछले वीडियो में हमने वाक्य भाग 1 में वाक्य के प्रकार रचना की दृष्टि से देखे थे। रचना या संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये हमने देखे। और वाक्य भाग 2 में हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार देखे। आज हम भाग 3 में वाक्य के तत्व और पदबंध वाक्य पढ़ेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। वाक्य के अगर हम तत्वों की बात करें तो मुख्यतः 6 तत्व होते हैं वाक्य के, जिनमें सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। आओ इनको विस्तार से पढ़ें। सार्थकता। वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ आवश्यक होता है, अतः इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग ही होता है। जैसे राम जयपुर जाता है, ये एक सार्थक शब्द है क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है राम जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जयपुर जा रहा है। अगर हम इनके शब्दों को उलटफेर कर दें, लिख दें ऐसे कि है राम जाता जयपुर, इस प्रकार इनका क्रम बिगाड़ दें तो ये एक फिर सार्थक अर्थ नहीं दे पाएंगे, यानी इसकी सार्थकता बिगड़ जाएगी। अतः वाक्य का जो तत्व है ये सबसे मोस्ट तत्व है, सार्थकता। अब हम दूसरा देखेंगे, योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। जैसे चाय खाई। अब चाय खाई, चाय को खाया जाता है क्या? चाय को तो पिया जाता है ना। अतः वाक्य गलत है। यह वाक्य नहीं बनेगा क्योंकि चाय खाई नहीं जाती बल्कि पी जाती है। अतः कर्ता के अनुसार कर्ता अपनी योग्यता के अनुसार क्रिया या कर्म लेता है, अपनी योग्यता के अनुसार। यहाँ पर खाई जो आया है वो गलत आया है, कर्ता की योग्यता के अनुसार नहीं आया। योग्यता के अनुसार कर्ता अर्जित कर लेता है। जैसे चाय पी, तो यहाँ पे पीना आना चाहिए था। और तीसरा जो तत्व देखें, आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। इसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। जैसे पत्र लिखता है, इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा होगी, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, राम पत्र लिखता है। अब आपने इसमें देखा पत्र लिखता है, अब करता ही नहीं है, अब पता ही नहीं पत्र कौन लिख रहा है। तो आकांक्षा का शब्दार्थ इच्छा होता है। अब इच्छा तो है ही कि लिखने वाला कौन है, अतः यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि राम पत्र लिखता है, तो ये वाक्य इस प्रकार पूरा हो गया। अतः वाक्य का ये जो तत्व है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट तत्व है। अब देखें चौथा, निकटता। बोलते तथा लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है। रुक कर बोले या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनाते, अतः वाक्य के पद निरंतर प्रवाह में पास पास बोले या लिखे जाने चाहिए। जैसे राम खाना खाता है, अतः इसके लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब निकटता का मतलब ये हो गया कि शब्द का अपना एक निकटतम क्रम होना चाहिए और उसी के अनुसार उच्चारण होना चाहिए। मान लो जैसे मैंने अभी बताया राम खाना खाता है, अब इसको बहुत देर तक रुक कर फिर बोले कि राम खाता है, इस प्रकार बहुत टाइम से बोले तो फिर ये निरंतरता इसमें बिगड़ जाएगी, यानी इनका फिर अर्थ नहीं दे पाएगा वाक्य ठीक से। इसलिए निकटता होना भी इसमें आवश्यक है। 5वां पद है इसमें पदक्रम। यहाँ पर यह शुद्ध हो गया, यहाँ पे कर्म है, पद कर्म यानी निरंतरता, तो इसको आप शुद्ध कर लें। वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। कर्म यहाँ पे आप कर लेना, ये जो नीचे लगेगा ये रह करके कर्म यानी निरंतरता।
जैसे सुहावनी है रात होती चांदनी। इनमें पदों का कर्म व्यवस्थित न होने से ऐसे वाक्य नहीं माने जाते, अतः इसे इस प्रकार होना चाहिए, चांदनी रात सुहावनी होती है। समझ गए? इसमें पद कर्म से आना चाहिए, जैसे कर्ता हो, फिर कर्म, फिर क्रिया, इस प्रकार एक कर्म इनका चलता है। अगर ये कर्म बिगड़ जाता है तो फिर उसका अर्थ ग्रहण करने में कठिनाई आती है, अतः ये भी बहुत मोस्ट तत्व है। और अंतिम तत्व इनका है अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे राम और श्याम गई, अब गई थोड़ी, गए आना चाहिए ना, अर्थात राम और श्याम पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग में आनी चाहिए। इसमें कर्ता के साथ क्रिया ठीक नहीं है, अतः ये इस प्रकार होगा, राम और श्याम गए। तो समझ गए, मेल होना चाहिए इनमें आपस में, कर्ता का वचन, लिंग, पुरुष, इनका आपस में मेल होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पदबंध। एक तो आप वीडियो में जैसे मान लो उच्चारण करने में त्रुटि रह जाए या फिर लिखने में त्रुटि हो जाए ना, तो मैं कमेंट बॉक्स में है ना कमेंट करके इनका संशोधन कर देता हूँ, तो आप कमेंट भी देखा करो। और ये रीट वालों के लिए भी बहुत उपयोगी वीडियो साबित होगा। जैसे मान लो एग्ज़ाम में ये ऐसे प्रश्न आ जाए कि वाक्य के तत्व कौन से हैं या कौन से नहीं है, इनमें से 3 दे दे, एक थोड़ा भिन्न कर दे, कहे कि कौन सा तत्व है कौन से नहीं है। तो इस प्रकार इनको भी आप ठीक से देख लेना। और पदबंध में से तो प्रश्न बनते ही हैं, 2012 वाली रीट में भी यहाँ से प्रश्न बना था क्रिया विशेषण का, तो आप इसे ठीक से समझे एक बार। पदबंध। पदबंध की परिभाषा। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। इसमें एक पद प्रधान होता है तथा अन्य आश्रित होते हैं। अन्य जो पद आएंगे वो आश्रित पद होंगे। प्रधान पद प्रायः अंत में आता है। जैसे 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र राकेश बहुत बुद्धिमान है। आप देखो ज़्यादातर जो पदबंध में एग्जामिनर क्या पूछता है, इनको रेखांकित कर देता है, अंडरलाइन कर देता है। जैसे यहाँ पर 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र, यहाँ तक रेखांकित कर कर पूछे कि इसमें कौन सा पदक्रम है तो इसमें कौन सा होगा। तो इसमें देखो मोस्टली जो पद है वो है राकेश, और बाकी का जितना भी वाक्य आया राकेश के लिए आया है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र कौन? राकेश। तो ये पद जो बंध है ना, ये संज्ञा पदबंध है। चलो अब इनको विस्तार से देखें। पदबंध के प्रकार देखे हैं। पदबंध मुख्यतः 5 ही प्रकार के होते हैं और ऐसे साधारणतः 8 प्रकार के हैं। तो जो 1 से लेकर 5 तक है ये मुख्य पदबंध है, और 6, 7, 8 ये गौण है, यानी इतने मुख्य नहीं है ये। तो देखते हैं, पहला इसमें है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संबंध बोधक पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध और विषयाधिक बोधक पदबंध। आओ इनका विस्तार से अवलोकन करें। संज्ञा पदबंध। जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम देता है या संज्ञा का काम करता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, यानी जो पद अंत में आएगा वो प्रधान होगा। जैसे आजकल बाजार में स्वादिष्ट आम आए हुए हैं। अब आप देखो इसमें एक पद कौन सा प्रधान है, इसमें आम ही तो है प्रधान, और आम के साथ ये आजकल बाजार में स्वादिष्ट, ये जितना भी वाक्य आया है बाजार में स्वादिष्ट किसके लिए आया है? आम के लिए आया है। आम क्या है? संज्ञा है, और ये जितना भी पद है ये आम के लिए है, तो ये संज्ञा पद कहलाता है। आगे देखें सर्वनाम पदबंध। वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे भाग्य का मारा में
कहाँ आ पहुँचा। यहाँ पर मैं पर दो मात्राएं आनी चाहिए, मैं यानी स्वयं, सेल्फ। तो भाग्य का मारा मैं कहाँ आ पहुँचा, मैं आप ठीक कर लेना दो मात्रा लगाकर इसमें। तो मैं जो है यहाँ पर सर्वनाम है और भाग्य का मारा, ये जितना भी वाक्य आया है ये इस सर्वनाम पर ही निर्भर है, इसका आश्रित है ये भाग्य का मारा में। तो इस प्रकार ये सर्वनाम पदबंध है। नीचे देखें, चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। ये जो तुम के आगे लिखा हुआ है चोट खाए हुए, ये सर्वनाम पदबंध है क्योंकि तुम के लिए ये पद आया है। समझ गए। चलो आगे देखते हैं क्रिया पदबंध। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्रिया पदबंध, एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे नदी बहती चली जा रही थी, इसमें हम देखें तो बहती चली जा रही थी, इसमें क्रिया पद प्रधान होगा, क्रिया बहती चली जा रही थी। ये क्योंकि इस मैंने बताया कि जो प्रधान पद है वो ज़्यादातर अंत में आता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर प्रधान पद प्राय अंत में आता है। तो यहाँ पर नदी के आगे जितना भी वाक्य है नदी को छोड़कर, वो देखिए यहाँ पर नदी को छोड़कर ये देखिए यहाँ पर क्रियापद नदी बहती चली जा रही थी। तो ये क्रिया, इसमें एक से अधिक क्रियाएं हैं, बहना, चलना, जाना, रही थी, ये तो ये क्रियापद बंद वाक्य है। नेक्स्ट है विशेषण पदबंध। जब कोई पद समूह किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषताएं बताएं तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे लड़की अत्यंत सुंदर और परिश्रमी है। लड़की क्या है? अत्यंत सुंदर है और परिश्रमी है। तो विशेषण किसके लिए? लड़के के लिए। कौन कौन से? परिश्रमी और सुंदर। जितना भी आया है अत्यंत सुंदर और परिश्रमी, ये किसके? ये लड़की के लिए है। लड़की के विशेषण आए हैं ये, अत्यंत सुंदर और परिश्रमी, ये विशेषण है, विशेषता बता रहे हैं लड़की की, इसलिए ये विशेषण पदबंध है। इन पे क्या ऐसे रेखांकित अंडरलाइन आएगा, जैसे आ जाए अत्यंत सुंदर तक रेखांकित आ जाए या आ जाए सुंदर और परिश्रमी, ऐसे रेखांकित आकर आप पूछा जाए कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो इसमें विशेषण पदबंध होगा क्योंकि ये अंत में प्रधान पद इसमें अंत में आते हैं और अंत में सुंदर और परिश्रमी इस प्रकार आया हुआ है। आगे देखें क्रिया विशेषण। वह वाक्यांश या पद समूह जो क्रिया विशेषण का कार्य करे उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे नदी कलकल करती हुई बह रही थी। कैसे बह रही थी नदी? कलकल करती हुई। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, क्रिया है बहना और विशेषता कलकल करती हुई। रेखांकित आ जाए यहाँ पर कलकल करती हुई और पूछे इसमें कौन सा पदबंध है, तो इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है। आगे देखें उदाहरण दूसरा, पहले से बहुत धीरे चलने लगा। इसमें पूछे कि कौन सी है, तो वही क्रिया विशेषण है क्योंकि कैसे चल रहा है? पहले से धीरे। तीसरा उदाहरण, जमीन पर लौटते हुए बोला। कैसे बोला? जमीन पर लौटते हुए, क्रिया की विशेषता है ना, इसलिए ये तीनों उदाहरण क्रिया विशेषण के हैं। अब है अपना संबंध बोधक। ये 5 तक जो मैंने बताया ये बहुत मोस्ट है। चलो अब देखते हैं संबंध बोधक पदबंध। जो शब्द वाक्य में दो पदबंधों के बीच संबंध स्थापित कराए उन शब्दों को संबंध बोधक पदबंध कहते हैं। जैसे बदले, वापस, समान, योग्य, सरीखा, री में या बड़ी मात्रा आएगी, अब सरीखा करना, ऊपर, भीतर, बाहर की ओर, पीछे से आदि। उदाहरण देखें, राम की ओर, यहाँ पे और पे एक ही मात्रा आएगी यानी तरफ, या और का मतलब तरफ है, राम की ओर यानी राम की तरफ, छत के ऊपर, कर्षण के समान आदि।
स्पष्ट उदाहरण देखें तो जैसे राम छत के ऊपर है, के ऊपर आ रहा है ना, किसके ऊपर है, छत के ऊपर, यानी राम छत के ऊपर है, तो इसलिए ये संबंध बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक पदबंध। जो शब्द वाक्यांश एक पदबंध को दूसरे वाक्यांश या वाक्य से मिलाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक पदबंध कहते हैं। जैसे तुम जाओगे अथवा श्याम जाएगा, अथवा आ गया, अथवा यानी जोड़ने वाला समुच्चय बोधक। ये इसकी पहचान यही है, इसमें और, अथवा, तथा, लेकिन, परंतु ये इस प्रकार आते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण, यदि यह काम कठिन है तथा भी तुम इसे कर सकते हो, इस प्रकार। और अपना अंतिम है विस्मयादिक बोधक पदबंध। किसी वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, ग्लानि आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक पदबंध कहलाते हैं। जैसे आहा आज तो मिठाइयाँ बन रही है, हाँ मैं भी तो यही कहता हूँ। इसमें आप चिन्ह भी देख लीजिए, विश्व में चिन्ह आए रखे हैं ना, आहा और हाँ, इस प्रकार ये इनकी पहचान है। बहुत ईजिली हम इनकी पहचान कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा पदबंध, जिसमें 5 मुख्य हैं और 3 गौण हैं। ये देख लीजिए। यस, धन्यवाद।